सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बच्चे, आज का सेशन हम लोग जो है वो ऑन करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखोगे। खुश रहिए बाबू अतुल। ध्यान से देखोगे बच्चे तो पहला क्वेश्चन जो है ये आज सिटिंग अरेंजमेंट का है। कहता है 7 डब्बे हैं PQRSTUV, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं। तो टोटल कितने डब्बे हैं? 7 डब्बे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डब्बे। अब क्या कहा गया ध्यान से देखोगे। कहता है एस नीचे से तीसरे स्थान पे है, तो नीचे से तीसरे स्थान पे किसका पोजीशन है? एस का। पी और एस के बीच केवल भी है, तो पी और एस के बीच केवल भी है, तो एस यहाँ है तो भी को यहाँ रख करके और हम पी को यहाँ रख सकते हैं। अच्छा, पी और एस के बीच भी है ना, तो पी को यहाँ रख के भी रख सकते हैं, या एस यहाँ है तो हम भी को यहाँ रख करके पी यहाँ रख सकते हैं। दोनों स्थिति में पी और एस के बीच कौन है? तो पी और एस के बीच भी है। नेक्स्ट वन देखिए क्या कहता है। टी और भी के बीच केवल 3 डब्बे, तो अगर भी को यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 डब्बा और यहाँ कौन सा आएगा? टी। अगर भी को यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 ऊपर भी नहीं और 1 2 3 नीचे भी नहीं, यानी ये वाली व्यवस्था खत्म हो गई। फिर कहता है टी यू के ठीक नीचे रखा हुआ है। टी किसके ठीक नीचे बच्चे? तो यू के ठीक नीचे रखा हुआ है। क्यू एस के ठीक ऊपर रखा हुआ है, और एस के ठीक ऊपर किसको रखेंगे? तो क्यू को रखेंगे। आर का स्थान ऊपर से तीसरा है, तो आर का स्थान ऊपर से तीसरा है, और ये अरेंजमेंट हमारा बनकर तैयार हो गया। अब कहता है यू और एस के बीच में कितने डब्बे रखे गए हैं? तो यू और एस के बीच में अगर देखें तो यही 3 डब्बे रखे गए हैं, तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता देखने को मिला है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लगा लेंगे। खुश रहिए चंदन। मनतेश जी खुश रहिए बच्चे। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। चंदन का आंसर बी आ चुका था, विमल का भी आंसर बी आ चुका था, सोनू का आंसर जो था वो सी आया था। गुड इवनिंग बच्चे। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। देखिए कल ही मैंने कह दिया था कि आज सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन अधिक दूंगा। 7 व्यक्ति हैं NPOQRSRT, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक पंक्ति ड्रॉ कर लेना है और उत्तर की ओर मुख रखोगे तो अपना राइट उसका राइट, अपना लेफ्ट उसका लेफ्ट हो जाएगा। अब प्रश्न में जो कहा गया है ना, आप वो काम कर लेना। तो कहता है पी और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो पी और टी के बीच में व्यक्ति तो बैठे हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी है? 3 है। तो किधर टी किधर पी प्रूफ नहीं होगा। एन किसी एक सिरे पर बैठा है। अब कहता है एन किसी एक सिरे पर बैठा है और पी एन के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। तो अगर हम एन को यहां रखेंगे तो पी को इधर रख नहीं सकते। इसका मतलब है एन को मुझे दाएं सिरे पे रखना होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब कहता है पी सर एन के बाईं ओर, एन के बाईं ओर पी कहीं भी हो सकता है, छोड़ दीजिए। ओ पी के दाईं ओर ठीक बगल में है, और जहां भी पी बैठेगा ना बाबू, उसके दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठेगा? ओ। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि पी को यहां रख नहीं सकते हैं। आगे चल दीजिए। और आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो और किसके लिए? ओ के लिए। तो ओ जो है ना बच्चा, वो आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। टी जो क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए टी कहाँ है? तो क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में। क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? टी। दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है के। दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो अब सवाल उठता है सर ये के किसके लिए आएगा? बिल्कुल नया कर दिया है। तो टी जो क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, के दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे, यानी टी के दाईं ओर बस 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देख लो पी और टी के बीच कितने लोग चाहिए थे? 3। तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ कौन आया? पी आया। अब पी है तो इसके बाद कौन आएगा? ओ। ओ के जस्ट बाद कौन आएगा? आर। अब देख लो क्यू के जस्ट बाद टी चाहिए, तो यहाँ क्यू मिला, फिर टी मिला। एक और व्यक्ति बच गया है एस। आप एस को यहाँ रख लो और आपकी अरेंजमेंट जो है वो बनकर के तैयार हो गई। अब देख लो क्वेश्चंस क्या पूछता है। पूछता है कि पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है? तो 3 लोग इधर हो गए, 3 लोग इधर हो गए, पंक्ति के ठीक मध्य में बच्चे क्यू बैठा है। तो इसके लिए भी आंसर हमारा बी जो है ना, यही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। चंदन का आंसर बी आ चुका है, ठीक है। अतुल का भी बी है, पंकज का भी बी है, ठीक है। जितेंद्र का भी बी है, स्कोर पॉइंट एसपी का भी बी है। बहुत बढ़िया बच्चे।
नेक्स्ट वन देखेंगे, 2, 2, 4, 2, 6 लोग एक ही महीने में जनवरी के अलग अलग दिन यानी दूसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, 10वां और 11वें दिन ही टीम में शामिल होते हैं। तो कौन कौन सा डेट है? तो 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है और 11 है। ठीक है, अब देख लो क्या कहता है। एफ, ई और जी से पहले किसी एक दिन सी शामिल होता है। तो एफ, ई और जी से पहले कौन शामिल होता है? तो टीम में सी शामिल होता है। बी एफ से ठीक पहले शामिल होता है और बी जो है ना बाबू एफ से ठीक पहले शामिल होता है। अभी तक कुछ भी फिक्स क्लू नहीं है, छोड़ दीजिए, आगे चलिए। डी सी से पहले शामिल होता है। अब डी जो है वो किससे पहले? तो सी से पहले शामिल होता है। ई बी के बाद शामिल होता है। अब ई जो है ना बच्चे वो किसके बाद? तो बी के बाद शामिल होता है। आगे चलते हैं। और जी से पहले शामिल होता है, और जी से पहले शामिल होता है। इनमें से कौन जनवरी के 10वें दिन शामिल होता है? अब ध्यान से देखना। एफ ई जी, ई जी आ चुका है, एफ के जस्ट ऊपर बी चाहिए। इसका मतलब है कि बी और ई के बीच में एफ चाहिए, बी के ऊपर सी चाहिए और सी के ऊपर डी चाहिए। यानी कि 2 तारीख को डी शामिल होता है, 4 तारीख को सी शामिल होता है, 5 तारीख को बी शामिल होता है, 8 तारीख को एफ शामिल होता है, 10 तारीख को ई शामिल होता है और 11 तारीख को जी शामिल होता है। प्रश्न पूछा गया 10वें दिन कौन शामिल होता है? तो 10वें दिन बच्चे ई शामिल होता है। और ई किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इत्तेफाक से इसका आंसर भी कितना आ गया? तो 3 का आंसर भी बी आ गया। बहुत बढ़िया, आप लोग हमसे पहले जवाब दे रहे हो, यानी जो आपके पास गया है पीडीएफ आपने उसको बखूबी बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। बनाने के बाद डिस्कशन ले रहे हो, यानी कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से स्पष्टता क्लियर हो चुकी है। 6 मित्र हैं जी, एच, आई, जे, के, एल। शादी की सालगिरह एक ही वर्ष के अलग अलग महीने में होती है। वो महीने कौन से हैं? तो जनवरी है, उसके बाद कौन है? तो मार्च है, उसके बाद कौन है? तो जुलाई है, उसके बाद कौन है? तो अगस्त है, उसके बाद कौन है? तो सितंबर है और लास्ट में कौन है? तो दिसंबर है। चलिए, और इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। एच की शादी की सालगिरह के ठीक बाद होती है, तो के जस्ट बाद किसकी होगी? एच की। बहुत सारे ऑप्शन है, छोड़ दो। केवल की शादी की सालगिरह जी से पहले है, मुझे लगता है ना यहाँ आई होगा, यहाँ कुछ छूट गया है बच्चे। कितना भी कोशिश करो कुछ ना कुछ ये लोग गड़बड़ कर ही देते हैं। देखिए, केवल की शादी की सालगिरह जी से पहले हुई है, तो किस की? केवल किस की? तो वहां पे कुछ ना कुछ जो है ना वो छूटा हुआ है। ठीक है, कहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो 8 लोग की व्यवस्था कर लो। एक वर्गाकार मेज है और वर्गाकार मेज के चारों ओर वो कैसे बैठे हैं? तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए, पहला व्यवस्था हो गया। अब देख लो प्रश्न क्या कहता है। उनमें से कुछ व्यक्ति कोने पर हैं जबकि कुछ व्यक्ति भुजा के मध्य में हैं। डी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और डी किसी कोने पर बैठा है। तो डी किसी कोने पर है और कहाँ है? तो एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। अगर एफ को यहाँ रखते हैं तभी एफ का दायां, एफ का बायां, पहला, दूसरा और तीसरा डी बैठ सकता है। फिर कहता है सी सर ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो जहां भी ए को रखेंगे उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे सी को। अभी बहुत सारे प्लेस बचे हुए हैं, छोड़ दो, आगे चल दो। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा, तो ए को हम यहाँ नहीं रख सकते हैं, ए को यहाँ भी नहीं रख सकते हैं और ए को यहाँ भी नहीं रख सकते हैं। तो ए के बैठने का 2 जगह, ए को यहाँ रखकर दाएं में दूसरा सी या ए को रखकर दाएं में दूसरा सी, 2 कंडीशन है, छोड़ दीजिए। ए डी के ठीक बगल में नहीं बैठा। अब जैसे ही बोला कि ए सर डी के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो इस दोनों जगह पे ए बैठ नहीं सकता, तो अब ए को यहां रखेंगे और इसके दाएं में दूसरा सी को रखेंगे। फिर कहता है जी ई के ठीक बगल में बैठा है, तो जी जब ई के ठीक बगल में बैठा है तो यहीं पे कहीं आएगा पोजीशन। जी किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठा, तो जी भुजा के मध्य में नहीं बैठा तो कॉर्नर पे बैठेगा और इसके ठीक बगल में ई बैठेगा। आगे देख लो, जी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं,
तो जी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो बी को यहीं रखना होगा। इकलौता शख्स एच बचा हुआ है, एच को आप यहाँ रखोगे और आपकी अरेंजमेंट पूर्णतः क्या हो जाएगी, तो कंप्लीट हो जाएगी। गुड इवनिंग बच्चे। अब देख लो क्वेश्चन क्या पूछता है, एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। तो बाबू एच का फेस तो सेंटर की ओर है ना, तो इसके दाएं पहला ए और दूसरा बी बैठा है। अब बी भी किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है, तो इसके लिए भी इत्तेफाक से आंसर बी हो गया। आज देख लो, आज मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर क्या मिल रहे हैं, तो बी मिल रहे हैं, खास करके सिटिंग अरेंजमेंट वाले के। अब इतना ही सिटिंग अरेंजमेंट था, ठीक है। अब सिटिंग अरेंजमेंट से आगे चलते हैं। देख लो एस को किससे मिलना है, एम से। अगर हम एस से एम की बात करें ना, तो एस के तरफ रानी का मुख बंद है, तो जब एस के पास मुंह बंद है तो इसके पास मुंह खुला हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। अब देख लो एल को किससे मिलवाना है, ई से। तो एल से ई तक आने पे यू के ऊपर चाइना वॉल लगा हुआ है, चाइना वॉल को हम क्रॉस कर नहीं सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही दो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 को पिक करेंगे। और ऑप्शन नंबर 4 बच्चे किस में है, तो ऑप्शन नंबर 4 सी में है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, यही इसके लिए बेस्ट और सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो चंदन का भी आंसर गलत था, दीपा का भी आंसर गलत था, श्रवण का आंसर 4 नंबर था जो कि गलत था। यहाँ दोनों के दोनों बच्चे जो है ना वो गलत हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वन देखोगे। अब देखिए लॉजिकल वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से समझना है। पूछता है ऐसे कितने पिता हैं जो फिल्म प्रेमी भी हैं किंतु इंजीनियर नहीं है। तो हमको पिता चाहिए, फिल्म प्रेमी चाहिए, लेकिन क्या नहीं चाहिए, तो हमको इंजीनियर नहीं चाहिए। जब इंजीनियर नहीं चाहिए तो ये सब खत्म हो गया। तो अब कितना बच गया, तो बस 38 लोग ऐसे बच गए जो पिता भी हैं और फिल्म प्रेमी भी हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है। तो आंसर किसको कर लेंगे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो बेस्ट और सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। नदियां, गंगा और जल निकाय। तो पेरिनेल सोर्सेस ऑफ वाटर हो गया, ये जल निकाय हो गया। ये क्या हो गया, तो ये जल निकाय हो गया। अब जितनी भी नदियां होंगी ना, जितनी भी नदियां होंगी वो जल निकाय के अंदर ही होंगी। और गंगा एक प्रकार की नदी है, तो गंगा सबसे नीचे आ जाएगी। यानी हमको ऐसा वेन ढूंढना है जिसमें सारे जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। सर 6 का डी ही आंसर है, हम भी वही दिए। 6 का आंसर डी कहाँ है रे बच्चा, देख एस से एम को मिलवाएगा, तो एस छोटा या बराबर है एल से, एल छोटा है यू से, और यू बड़ा है एम से। यहां देख लो चाइना वॉल लग गया क्या, यानी एस और ग्रेटर देन एम कह रहा है, ये गलत हो गया ना। अब दूसरा देखो एल को ई से मिलवाना है, तो देख लो एल लेसर है यू से, यू ग्रेटर है एम से, एम ग्रेटर है बी से, बी ग्रेटर है ई से। अब यहाँ चाइना वॉल लग गया ना, यानी एल से ई का रिलेशन हमको कह रहा है कि एल ग्रेटर है ई से, ये भी गलत कह रहा है। तो ना तो एक अनुसरण करता है ना तो दो अनुसरण करता है, ना तो एक ना तो दो, किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में। और देख लो ऑप्शन का ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 किस में दे रखा है, तो ये सी में दे रखा है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है बाबू, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नारद कुमार जी पूछ रहे हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। प्लेटफॉर्म की अपनी टेलीग्राम चैनल है, ठीक है बच्चे, वहीं पे आपको पीडीएफ 5 से 6 बजे के बीच में आपको मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में आप जाइए, अपने आप को ज्वाइन करवाइए। 5 से 6 बजे के बीच आपको पर डे ये 30 से 40 क्वेश्चंस के बीच में आपको मिल जाया करते हैं। फिर से देख लो क्या कहता है, शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है। तो शहरी क्षेत्र भी चाहिए, शिक्षित भी चाहिए और पुरुष भी चाहिए। तो आयत पुरुष को दिखाता है तो आयत तो चाहिए, त्रिभुज शिक्षित को चाहता है तो त्रिभुज भी चाहिए, और वृत्त शहरी लोगों को दर्शाता है चाहिए। अब उसने कहा लोक सेवक, तो लोक सेवक ये है, यानी त्रिभुज में चाहिए, सर्किल में चाहिए
और रेक्टेंगल में चाहिए, तो बस 4 ही ऐसा मिल रहा है। 4 किस में है? तो बच्चे ऑप्शन नंबर डी में है। तो हम लोग परफेक्ट आंसर जो है ना बाबू, ये ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ऑप्शंस का ऑप्शंस भी देखना था ना, वही तो आजकल गलती करवा रहा है बच्चों से। देखो क्वेश्चन अच्छा है। तनाव यानी टेंशन शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यानी टेंशन एक ऐसा विषय वस्तु है जो आपके शारीरिक के लिए तो, शरीर के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही साथ वो किसके लिए? तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी क्या है बच्चे? तो हानिकारक है। यानी टेंशन लेना नहीं है। अब कहता है निष्कर्ष बताओ सर। तो स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल निष्कर्ष होगा, क्योंकि टेंशन लेने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ाता है। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? तनाव मुक्त होना चाहिए, टेंशन ही नहीं लेना चाहिए। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है। बिल्कुल निर्भर करता है, क्योंकि तनाव से शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करेगा। अगर आप तनाव लेंगे तो आपकी मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगी, और तनाव नहीं लोगे तो मानसिक स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगी। यानी एक और दो दोनों अनुसरण कर रहे हैं। तो एक और दो दोनों अनुसरण कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था किस में लगाएंगे? तो ये व्यवस्था 4 में लगाएंगे, जो परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। यानी एक भी पर्याप्त है और दो भी पर्याप्त है। तो जितने बच्चे आंसर ए कर रहे हैं ना, उन बच्चों के गलत हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों आंसर मैच कर जाएगा। अब देख लो क्या कहता है। संकर पौधे फफूंदी प्रतिरोधी होते हैं। तो जो भी संकर पौधे होते हैं ना, ठीक है, जिसको हम लोग हाइब्रिड पौधा कहते हैं, वो क्या होता है? तो फफूंदी प्रतिरोधी होता है, यानी उसमें फफूंदी नहीं लगता है। अब कहता है फफूंद संक्रमण से पौधे की आयु कम हो जाती है। तो आखिर संकर पौधों का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि पौधे में फफूंदी लग जाते थे और पौधे की आयु कम हो जाती थी। तो लोगों ने रिसर्च करके संकर पौधा बना दिया, और वो प्रतिरोधी है, उसमें फफूंदी लगेगा ही नहीं। तो दो स्टेटमेंट को पढ़कर कहता है सर कंक्लूजन निकालो। कहता है लंबी आयु के लिए संकर पौधे उगाइए। सही बात है, क्योंकि संकर पौधे कैसे होते हैं? तो फफूंदी प्रतिरोधी होते हैं, और फफूंद संक्रमण की आयु कम करता है। तो अगर फफूंदी प्रतिरोधी है तो उसकी आयु बढ़ जाएगी। तो लंबी आयु के लिए कैसे पौधे लगाएं? तो संक्रमण पौधे लगाएं। जब एक नंबर सही हो गया और आंसर का आंसर कोई है ही नहीं ऑप्शन, तो हम लोग इसी एक नंबर को आंसर कर देंगे। आगे पढ़कर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक नंबर आंसर मिल गया, आगे चल देंगे। अच्छा देखो, एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही सेट किया गया, 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है, तो दोपहर 2 बजे घड़ी कितना समय दिखाएगी? अच्छा बताओ, 1 मिनट में अगर घड़ी 5 सेकंड, 5 सेकंड क्या होती है? फास्ट होती है, ठीक है। तो अगर हम कहें 60 मिनट में, तो 60 मिनट में घड़ी 5 × 60 यानी कि 300 सेकंड क्या हो जाएगी? फास्ट होगी। और 300 सेकंड का मतलब हो गया कि 5 मिनट क्या होगी? फास्ट होगी। तो हम कह सकते हैं ना, 1 घंटे में घड़ी 5 मिनट फास्ट है। यानी हर घंटे घड़ी कितना मिनट फास्ट है बाबू? तो हर घंटे घड़ी 5 मिनट सर फास्ट हो रही है। अब देखो घड़ी को कब मिलाया था हमने? तो सुबह 6 बजे मिलाया था। और घड़ी को देखें हैं कब? तो दोपहर में 2 बजे। तो 12 बजे तक जाने में 6 घंटे, 1 बजे तक 7 घंटा, और 2 बजे तक 8 घंटा। तो प्रश्न से क्या कहेंगे? प्रश्न से घड़ी को सुबह 6 बजे से, ये लिखना नहीं है, 8 बजे जाने तक लगा समय बराबर हो जाएगा कितने घंटे? 8 घंटे। इसलिए 8 घंटे में घड़ी फास्ट होगी। कितना फास्ट होगी? तो 8 × 5 यानी कि 40 मिनट फास्ट होगी। अतः अतः समय बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 बजे में हम लोग 40 मिनट ऐड कर लेंगे, तो 2:40 का समय दिखेगा। अब देख लो किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। अगर आप लिखोगे तो समय ज्यादा लगेगा, और अगर इसको लिखने के जगह सोच लोगे
लिखने के जगह क्या कर लोगे, सोच लोगे कि सर जब 1 मिनट में घड़ी 5 सेकंड तेज हो रही है तो 60 मिनट में 6×5 = 30 यानी 300 सेकंड। 300 सेकंड का मतलब 5 मिनट तेज हो रही है। तो हर घंटे जब घड़ी 5 मिनट तेज हो रही है सर, तो 6 बजे से 2 बजे दोपहर तक जाने में 8 घंटे लगेंगे। और 1 घंटे में 5 मिनट तेज होगी तो 8 घंटे में 8×5 = 40 मिनट तेज होगी, यानी घड़ी 2:40 का समय दिखाएगी। तो डायरेक्ट आप मुजवानी बना सकते हो। लिख हमने इसलिए दिया ताकि आपके नोट्स जो है ना वो स्ट्रांग हो जाए, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ये लिखने की कोई जरूरत होती ही नहीं थी, आप एकदम मुजवानी बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखिए 4:45 पे पूछ रहा घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना कोण। तो 4 का मतलब कितना, तो 20 मिनट। 20 मिनट से 45 मिनट जाने में 25 मिनट। 25 छक कितना, तो 150। अब 150 में 22.5 डिग्री घटा दो, तो 150 में 22.5 डिग्री घटाओगे तो 27.5 डिग्री का कोण, यानी 127.5 आंसर हो गए। हमने कुछ नहीं किया, देख लो 4:45 है ना बच्चे। 4 को अगर हमने मिनट के रूप में चेंज किया तो ये 20 मिनट आया। तो घड़ी में हमेशा छोटे मान से बड़े मान की ओर जाते हैं। तो 20 मिनट से 45 मिनट आने में हमें 25 मिनट लगेंगे। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होते हैं, तो 25 मिनट बराबर टोटल 150 डिग्री हो गए। जब भी घंटे से मिनट की ओर आते हैं तो मिनट के आधा को माइनस करते हैं। तो 45 का आधा, इसमें 22.5 डिग्री हम लोगों को माइनस करना है। तो 150 में 22.5 डिग्री अगर माइनस करोगे तो 127.5 डिग्री का कोण पाओगे। और ये व्यवस्था किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर है। 6 बजे 8 बजे नहीं होगी बच्चे, ये आपकी बात हम नहीं समझे। 6 बजे 8 बजे नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अब देखिए क्या कहता है। पहले देखो दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कुछ चीता बिल्ली है, और दूसरा स्टेटमेंट है सभी बिल्ली चूहा है। निष्कर्ष कहता है सभी चूहा बिल्ली है। चूहे ने कहा मुझे दहेज दो, चूहे के पास दहेज था नहीं, यानी पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है कुछ चीता चूहा है, तो चीता को चूहा से मिलवाने में बिल्ली 1-2 में मदद कर देगा, यानी दूसरा सही हो गया। तो 1 नंबर गलत है लेकिन 2 नंबर सही है। ऑप्शन नंबर सी को हम अपना बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनाने वाले हैं। वेन डायग्राम वाले बच्चे देखोगे, देखिए जितना भी चीता था, कुछ चीता क्या था, तो बी फॉर बिल्ली था। और सभी बिल्ली क्या थे, तो सभी बिल्ली चूहा थे। अब कहता है सभी चूहे बिल्ली हैं। कुछ चूहा तो बिल्ली दिख रहा है लेकिन सभी चूहा बिल्ली नहीं दिख रहा है, यानी 1 नंबर गलत हो गया। दूसरा कहता है कुछ चीते चूहे हैं, तो देख लो चीता का कुछ हिस्सा चूहा का कुछ हिस्सा से मिल गया, तो 2 नंबर सही हो गया, यानी 1 गलत है और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अब देख लो कुछ खतरे क्या हैं, धातु हैं। तो देखो खतरा है पॉजिटिव वाले के पास और धातु है निगेटिव वाले के पास, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव बन जाएगा, कट गया। कुछ लाल धातु है, लाल भी यही धातु भी यही, कोई नहीं का रीस्टेटमेंट कोई नहीं और कुछ नहीं में सही होगा, जबकि ये कुछ में है तो दोनों गलत हो गया। तो इसमें खतरा धातु है, इसमें लाल धातु है, सेम एलिमेंट है नहीं, तो हम कहेंगे सर ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही दो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। अब वेन डायग्राम वाले बच्चे देखोगे, देखिए जितना भी धातु था, कोई भी धातु क्या नहीं था, तो कोई भी धातु लाल नहीं था, और कुछ लाल क्या था, तो कुछ लाल खतरा था, ठीक है। अब कहता है कुछ खतरा धातु है, तो देखो खतरा यहां खत्म हो गया, धातु यहां खत्म हो गया। कुछ खतरा धातु दिख नहीं रहा, यानी 1 नंबर गलत। दूसरा देखो क्या कहता है, कुछ लाल धातु है, तो देखो लाल की धातु से दुश्मनी है, तो कुछ लाल धातु कैसे हो सकता है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तो ना तो एक अनुसरण करने वाला है ना तो दो अनुसरण करने वाला है, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अब देखिए कहता है यदि नीचे दी गई व्यवस्था से सभी विशेष वर्ण को हटा दिया जाए। विशेष वर्ण का मतलब होता है सिंबल, तो हम सिंबल को हटाएं क्यों, हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कौन सा एक्स के दाईं ओर 10वें स्थान पे होगा, तो देखो एक्स है ना, एक्स के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा,
छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां कौन हो गया भैया? तो आर हो गया, नहीं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जब भी बोले विशेष वर्ण, विशेष वर्ण का मतलब क्या होता है? तो विशेष वर्ण का मतलब होता है सिंबल। यानी वो कह रहा है सिंबल के बिना आप एक्स से दाएं दसवां जाइए। अगर सिंबल के बिना हम एक्स से दाएं दसवां जाते हैं तो हम आर के पास रुक जाएंगे, तो हमारा आंसर आर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा देख लो, इस टाइप का क्वेश्चन तो इजी होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं होता है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्ल्यू लेकिन तुरंत पहले के नहीं है? ठीक है, तो डी डब्ल्यू चाहिए लेकिन के डी डब्ल्यू नहीं चाहिए। तो देखिए, डी के बाद डब्ल्यू नहीं, छोड़ दो। डी के बाद डब्ल्यू तो है लेकिन के डी डब्ल्यू मिल गया, खत्म। डी के बाद डब्ल्यू है लेकिन के डी डब्ल्यू नहीं मिला, बच गया। डी के बाद डब्ल्यू नहीं, डी के बाद डब्ल्यू है लेकिन के डी डब्ल्यू नहीं, बच गया। डी के बाद डब्ल्यू है लेकिन के डी डब्ल्यू नहीं, बच गया। यानी एक यहां मिला, दूसरा यहां मिला और तीसरा यहां मिला। तो ऐसी व्यवस्था कितनी मिली? तो ऐसी व्यवस्था 3 है। 3 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर हमारा बी हो गया। आज सर ध्यान नहीं देते हैं। अरे हम तो रोज ध्यान देते हैं। अगर ध्यान नहीं देते तो हम मैक्सिमम बच्चों का कैसे पढ़ लेते कमेंट की बच्चे क्या कमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान हमारी सब पे होती है, ऐसा ना समझो कि हम ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा ध्यान से देखना, अच्छा वाला क्वेश्चन है। देखो, सी सी कॉमन है क्या? तो पहला लेटर सी और पांचवा लेटर भी सी। तो देखो, पहले लेटर पी और पांचवा लेटर भी पी। इसी तरह से देखो, ओ और ओ कॉमन है क्या? यानी दूसरे पे भी ई है और पीछे से पांचवा, तो 2 4 1 पांचवा, पीछे से भी ई है। अच्छा फिर देखो तो एस एस है, तो आगे से चौथा और पीछे से तीसरा। इसका मतलब है कि सिस्टम पूरा का पूरा जो है ना, ये सिस्टम प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। जब पूरा सिस्टम प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा है तो देख लो, एस के लिए क्या चाहिए? तो एस के लिए सर एन चाहिए। ओ के लिए क्या चाहिए? तो ओ के लिए ई चाहिए। आई की बात करें तो आई के लिए जे चाहिए, और एल की बात करें तो एल के लिए के चाहिए। यानी ई एन ई जे के चाहिए। एन ई जे के किस में दे रखा है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। 12 नंबर शॉर्ट ट्रिक से बताइए, उससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता है बच्चे, वो तो एकदम मन में बनाने वाला क्वेश्चन था। 12 वाला क्वेश्चन में क्या था? 12 वाले क्वेश्चन में ये था कि 1 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ती है। तो भैया 1 मिनट में जब 5 सेकंड आगे बढ़ती है तो स्वाभाविक बात है कि 60 मिनट में 6 पचे 30 यानी 300 सेकंड आगे बढ़ेगी। 300 सेकंड का मतलब 5 मिनट, हर घंटे 5 मिनट बढ़ती है। तो 6 बजे से 8 बजे, 6 बजे से 2 बजे तक जाने में 8 घंटे लगेंगे। 1 घंटा में 5 मिनट, तो 8 घंटा में 8 पचे 40 मिनट। न पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, न कुछ जरूरत पड़ रही है। इससे शॉर्ट क्या चाहिए बताओ? आगे चले। बिना रीजनिंग का कोर्स किए हुए बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगा? सर पंकज स्ट्रांग तो हो जाएगा लेकिन समय का ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बहुत लंबे समय तक आपको कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब कहता है सर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, आपको ऑड मैन आउट फाइंड आउट करना है। तो मीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, अमीटर, ये तो कुछ मापने का यंत्र है ना, शायद वोल्ट मापने का यंत्र है, और बाकी सब डिस्टेंस के लिए है। यानी यही 4 नंबर अमीटर जो हो जाएगा ना, ये अदर से क्या हो जाएगा? तो अदर से डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा फिर से आपको विषम चुनना है, तबला, तानपुरा, सितार और सरोद। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, सरोद जो होता है ना, उसमें तार यूज होता है, यानी उसको हाथ से बजाते हैं। इसी तरह सितार में भी तार यूज होता है। इसी तरह तानपुरा में भी तार ही यूज होता है। अब तानपुरा नहीं चलता है, पहले के समय में तानपुरा चलता था। लेकिन तबला जो है ना, उसमें तार नहीं होता, उसको डायरेक्ट पीट कर बजाया जाता है। इसीलिए तबला सबसे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो तबला, तानपुरा, सरोद और सितार में, तानपुरा, सितार और सरोद ये तीनों ऐसे होते हैं जिसमें पतली पतली तार लगी होती है, और उसमें
स्ट्रोक करने से म्यूजिक बाहर आती है, लेकिन तबला एकमात्र है जिसको पीटने से आवाज आती है, उसमें तार नहीं होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर 13 नंबर क्वेश्चन एक बार और बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्लॉक था ना बच्चा, आप ये यूज करते हो गए 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम, आप यही यूज करते हो ना? ठीक है, तो इससे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन, इसीलिए सुबोध हम उसको यूज करते ही नहीं है। ठीक है, टाइम क्या था? टाइम में भी था 4 बज कर के समथिंग मिनट। टाइम क्या था? 4 बज कर के समथिंग मिनट था ना? हाँ, 4 बज कर के 45 मिनट था। तो देखो जब आप इस वाले ट्रिक से बनाओगे तो आपको कितना समय लग जाएगा? 4 × 30 माइनस 11/2 × 45 रखोगे मिनट के जगह। अब आप इसको काटोगे, तो जब आप इसको काटोगे तो ये कितना आएगा? तो 22.5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे? तो 3 × 4 = 12, 120 माइनस करोगे। अब 22.5 को आप गुना किससे करोगे? 11 से। तो ये हो गया 225, और फिर हो गया 225, और फिर आप करोगे 5, 5 2 7, 2 2 4, और 2 के लिए 2 डेसिमल। ठीक है, तो माइनस करोगे 247.5। अब फिर इसके साथ घटाओगे, तो अब 247.5 में आप 120 को माइनस करोगे तो 5 के लिए 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गए, ये 1 हो गया। आप कहोगे सर आंसर कितना हो जाएगा? तो 127.5 डिग्री। आप इतना कैलकुलेशन किए ना? ठीक है, हम उतना कैलकुलेशन ही नहीं करते हैं। हमने सीधा कहा कि सर कितने समय हो रहे हैं? तो 4 बज के 45 मिनट, 4 का मतलब सुई 20 पे दिखेगा, 20 से 45 आने में 25 मिनट लगेगा। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, तो 25 मिनट बराबर 150 डिग्री हुआ, और मिनट का आधा हमने 22.5 डिग्री इसमें माइनस कर दिया, तो 127.5 डिग्री का कोण मिल गया। ये एंगल निकालने का सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, जिसको हमने इजाद किया है। ठीक है, शिलोंग में बहुत बारिश हो रही है? नहीं बच्चे, यहाँ ठंड बहुत अधिक है। पटना में रियल ठंड अभी ही पड़ी है 1 जनवरी से, और पर डे बढ़ती जा रही है। आज की ठंड पटना की बहुत लाजवाब है, यानी ठंड हो तो ऐसा हो, नहीं तो नहीं हो। ठीक है, तो देख लो आप इस वाले रूल से बनाते होगे। ठीक है सुबोध, और मैं इस रूल को यूज करना कब से कम लगता है ना, कि 8 साल पहले 9 साल पहले इस रूल को यूज करना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया रीजनिंग में। इट्स अ लेंदी प्रोसेस। मैं उस रूल से चलता हूं और उसमें एकदम मुजवानी बन जाता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, डायरेक्ट बन जाता है। ठीक है, अब देखो, वर्ग, आयत, गोलक और वृत्त में अलग कौन है? भैया ऑड में आउट जब तलाशना है तो वर्ग एक 2D फिगर है कि नहीं? आयत भी एक 2D फिगर है, वृत्त भी अगर कह लो तो नहीं, सिंगल फिगर है। गोलक ये ठोस हो जाएगा। अब 2D 3D हटा दो, देखो गोलक जो है ना ये एक ठोस फिगर हो जाएगा, तो इसीलिए गोलक क्या हो गया? ये अलग हो गया। तो आंसर किसको लगा लोगे? तो आंसर लगा लोगे ऑप्शन नंबर 2 को, यानी गोलक जो है ना इस सब में सबसे अलग है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। किसका संबंध चाहिए बाबू? क्यू का। किससे चाहिए? एस से। तो एस से चलना शुरू कीजिए। देखिए, अगर मैं एस हूं तो आर मेरा भाई है, क्योंकि आर और एस भाई है। तो अगर मैं एस हूं तो आर मेरा भाई है। ठीक है, अब कहता है पी की लड़की आर की बहन है, तो मेरी भाई की बहन जो है वो पी की लड़की है, तो पी मेरे पापा या और मम्मी, और पी और क्यू बहनें हैं, तो पी मेरी मम्मी और क्यू मेरी मौसी। तो मौसी देखो तो कहीं है क्या? नहीं है, तो फिर चाची या बुआ लगाना, इंग्लिश में इसको आंट कहेगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा था क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है? तो क्यू जो है ना वो मौसी हो जाएगी। मेन आंसर क्या आएगा? तो मेन आंसर मौसी आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पी और क्यू बहनें हैं, तो बहन है तो दोनों पैरेलल लाइन पे जाएगी और दोनों लड़की होगी। आर और एस भाई हैं। ठीक है, पी की लड़की, पी की लड़की आर की बहन है, तो पी की कोई लड़की है जो किसकी बहन है? आर की। तो देखो आर और एस दोनों क्या है? तो आर और एस दोनों भाई हैं। तो फिर क्यू का एस से क्या संबंध है? किससे? एस से। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एस हूं तो आर मेरा भाई,
मेरे भाई की बहन मेरी बहन, मेरी बहन की माता मेरी माता, और मेरे माता की बहन। तो माता की बहन को हम क्या कहेंगे? तो माता की बहन को मौसी कहेंगे। तो मौसी के लिए हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं? तो चाची या बुआ यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जाओगे तो चाची बुआ मौसी सबके लिए वो आंटी ही लिखता है। तो इंग्लिश से हिंदी करने में चाची बुआ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ध्यान से देखो, किसका संबंध चाहिए बच्चे? एन का। किससे चाहिए? वाई से। तो हम वाई से चलेंगे। तो देखो, वाई का पति कौन है? तो एक्स है, यानी एक्स मेरा पति है ना। और मेरे पति की पुत्री कौन है? डब्लू। तो पति की बेटी यानी मेरी भी बेटी। और मेरी बेटी का पति है जेड, तो जेड मेरा दामाद हो गया। ठीक है, मेरी बेटी का पति है जेड, तो जेड मेरा दामाद हो गया। और मेरे दामाद की पुत्री है एन, तो एन मेरी नातिन हो गई। नातिन किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को करेंगे। बस वहीं से वहीं रिलेशन को जोड़ करके हम 100% एक्यूरेसी के साथ इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। देख लो, एक्स वाई का पति है, तो एक्स पति है यानी लड़का होगा, और किसका पति है? वाई का, यानी वाई लड़की होगी। डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, तो पुत्री हमेशा नीचे होगी, तो डब्ल्यू पुत्री है एक्स की। जेड डब्ल्यू का पति है, और जेड पति है, किसका पति है? तो डब्ल्यू का पति है। फिर कहता है एन जेड की पुत्री है, तो एन पुत्री यानी जेड से नीचे, किसकी पुत्री है? तो जेड की पुत्री। अब पूछ रहा है एन का किससे? वाई से क्या संबंध है? एन का वाई से क्या संबंध है? तो ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं वाई हूं, तो ये मेरा हस्बैंड, मेरे हस्बैंड यानी मेरे पति की बेटी मेरी बेटी, और मेरी बेटी का पति तो मेरा दामाद हो गया, और मेरे दामाद की बेटी, तो दामाद की बेटी को हम क्या कहेंगे बच्चे? तो दामाद की बेटी को हम नातिन कहेंगे, यानी ग्रैंड चाइल्ड कहेंगे। और नातिन किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है बाबू। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। तो कोशिश करना यही है कि ब्लड रिलेशन जो है वो डायरेक्ट बनाए। जिस दिन डायरेक्ट बनाने की आदत हो गई ना, ये जो आप लोग फिगर ड्रॉ करते हो ना, इसकी आदत छूटेगी। और जब फिगर की आदत छूट जाएगी तो आप ब्लड रिलेशन अदर बच्चे बना पाएंगे अगर 40 सेकंड में, तो आप बना दोगे 20 सेकंड में। यानी एक क्वेश्चन से 20 सेकंड हंसते हुए बचाया जा सकता है। और इसमें कभी भी एक्यूरेसी जो है ना इधर उधर नहीं जाती है। 100% एक्यूरेसी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, अच्छा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो क्या है। 8 है, 81 है, प्रोपर्शन 64 है, और नेक्स्ट वन इज व्हाट है। ठीक है, सबसे पहले तो दिख रहा है कि 8 है, तो 8 में प्लस 1 कर दो तो ये 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कर दो तो 81। तो इसी तरह से अगर 64 में 1 जोड़ोगे तो 65 होगा, और 65 का स्क्वायर दिया नहीं है, बहुत बड़ी संख्या, यानी कुछ और काम किए गए हैं। तो देखो, तो हम कह सकते हैं क्या? सर ये 2 का पावर 3 है, और ये 3 का पावर 4 है, कह सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से ये क्या है? तो सर 4 का पावर 3 है, तो अब 5 का पावर 4 होगा। तो 5 का पावर 4 कहने का मतलब 625 हो जाएगा। तो देख लो 625 किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इसके लिए परफेक्ट आंसर जो हमारा हो गया है, ये ऑप्शन नंबर 2 ही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 414 और क्या लिखता है? 636। देखो, +2 +2 +2, यानी हम कह सकते हैं सर पूरे सिस्टम में क्या किया गया है ना, कि दो दो जोड़ दिया गया है। अब सेम काम किसके साथ करना है? प्रोपोर्शन के बाद 3 2 5 के साथ। तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, यानी 547 चाहिए। 547 किस में है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। देखिए, अब क्वेश्चंस में एक व्यक्ति नहीं है, दो व्यक्ति है। दो छात्र ए और बी अपने स्कूल से घर वापस आ रहे हैं। वे
एक ही बिंदु P से चलना आरंभ करते हैं। यानी कोई बिंदु है, जिस बिंदु का नाम क्या है, तो P बिंदु। A 2 किलोमीटर उत्तर जाता है, तो इस P बिंदु से A 2 किलोमीटर उत्तर जाता है। फिर अपने बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 9 किलोमीटर चलता है और अपने घर पहुंच जाता है। कौन? तो ये ए का घर है, ए घर पहुंच गया। ठीक है। बी बिंदु पी से 7 किलोमीटर पूरब जाता है और बी क्या करता है ना कि बिंदु पी से वो 7 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। ठीक है। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है और फिर यहां से वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर मुड़ के 6 किलोमीटर जाता है। ठीक है। फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यहां से बायां मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलेगा तो बी अपने घर पहुंच जाएगा। हो गया? रुक गया। ए के घर के सापेक्ष में बी का घर किस दिशा में है? तो देखो, अगर ए के घर के रिस्पेक्ट में हम बी का घर देखने जाए तो ए का घर ये है, इसके अगर सामने हम जाते हैं तो हमें पूरब मिलेगा और इसके सामने नीचे जाते हैं तो हमें दक्षिण मिलेगा। लेकिन बी के घर आने के लिए उसको डायगोनल आना पड़ेगा। तो किसके किसके बीच में? तो ईस्ट और साउथ के बीच में आना पड़ेगा। इसका मतलब आंसर हमारा साउथ ईस्ट हो जाएगा। अब साउथ ईस्ट देख लो किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो बच्चे आंसर हम लोग किसको कर लेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। ठीक है। बिल्कुल नहीं क्वेश्चन कट रहा है बच्चे, उतना ही क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, उतना ही क्वेश्चन है, कहीं भी नहीं कट रहा है। आगे चलूं क्या? नेक्स्ट वन देखोगे। एक डाकिया डाकघर से लौट रहा था जो उसे सामने उत्तर की ओर था। तो एक डाकिया डाकघर से लौट रहा था जो उसके सामने कहाँ था? उत्तर की ओर था। जब वो डाकघर उससे 100 मीटर दूर था, वो बाईं ओर मुड़कर शांति विला में अंतिम पत्र देने के लिए 50 मीटर चला। अब मान लो डाकिया क्या कर रहा था, डाकघर लौट रहा था। तो ये डाकघर है। ठीक है। ये कैसा घर है? तो डाकघर है। अब क्या कहता है, जो उसके उत्तर में था, यानी डाकिया यहां था। ठीक है। अब कहता है डाकघर उससे 100 मीटर दूर है। यानी ये पूरा डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस कितने मीटर का है? तो ये टोटल डिस्टेंस 100 मीटर का है। कहता है वह बाएं मुड़कर शांति विला में अंतिम पत्र देने के लिए 50 मीटर चला। तो डाकिया पहले बाएं मुड़ता है और शांति विला जाता है। कहाँ जाता है? शांति विला, जो उससे कितना मीटर दूर है? 50 मीटर। फिर मुड़ा और 40 मीटर उसी दिशा में चला। फिर मुड़ा और 40 मीटर उसी दिशा में चला और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चला। ठीक है। वह डाकघर से कितने किलोमीटर की दूरी पे है? चलिए करते हैं। वो फिर मुड़ा, तो किधर मुड़ा ये तो नहीं दिया, और 40 मीटर उसी दिशा में चला। तो अगर वो फिर मुड़ा तो बायां एक बार कहा है तो दूसरी बार भी हम बायां ही मुड़ा देते हैं। यानी वो बायां मुड़ा और कितना मीटर चला? तो 40 मीटर चला। और फिर वो अपने दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चला और फिर वहां से अगर वो अपने दाईं ओर मुड़कर के कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। अब पूछ रहा है वो डाकघर से कितने किलोमीटर दूर है। ये वाली फिगर तो नहीं जा रही है। कहना क्या चाहते हो भैया? एक डाकिया डाकघर लौट रहा था, उसके सामने उत्तर की ओर था। जब डाकघर उससे 100 मीटर दूर था, वो बाएं मुड़ा। चलो, डाकिया चलना शुरू किया और जब डाकघर उससे कितना मीटर दूर था? 100 मीटर दूर था। 100 मीटर क्या था? दूर था। ठीक है। ऊपर जा रहा था वो डाकघर की ओर। वो बाएं मुड़ा और शांति विला में अंतिम पत्र देने के लिए रुका। तो जब ऊपर जा रहा है तो ये हमारा राइट होगा और ये हमारा लेफ्ट होगा। ये बाएं मुड़ करके कितना चला? 50 मीटर चला और शांति विला में पत्र देने के लिए रुका। फिर मुड़ा और 40 मीटर उसी दिशा में चला। तो फिर मुड़ करके 40 मीटर क्या करता है कि वो उसी दिशा में चलता है। यानी यहां से वो, देखिए, हम लोग बायां मुड़े थे ना, जबकि मुड़ना नहीं था। वो 40 मीटर इसी दिशा में चला। ठीक है। और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चला। यहां से दाईं ओर मुड़ा और वो 100 मीटर चला।
अब पूछ रहा है वो डाकघर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस जो है 50 और 40 अगर मिला देंगे तो ये टोटल डिस्टेंस 90 का हो जाएगा, यानी 90 मीटर इसके लिए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो ये कहा है कि फिर मुड़ा, ये उसको नहीं कहना चाहिए था, वो कहना चाहिए था फिर और 40 मीटर उसी दिशा में चला। ये जो फिर मुड़ा लिख दिया ना, जिसके कारण मामला वहां फंसने को आ गया था। ठीक है, तो यहाँ फिर मुड़ा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुड़ने का मतलब है चाहे तो आप दाएं मुड़िएगा, चाहे तो आप बाएं मुड़िएगा, लेकिन यहाँ पे मुड़ा ही नहीं, तो ये जो लिख दिया ना कि फिर मुड़ा, ये नहीं लिखना चाहिए था। उसको लिखना चाहिए था कि डाकघर से कितना मीटर दूर है, तो 100 मीटर दूर है। वो बाएं मुड़ा, शांति भिला में पत्र देने के लिए 50 मीटर चला, वो फिर 40 मीटर उसी दिशा में चला, यानी जिस दिशा में वो शांति विला की ओर जा रहा था उसी दिशा में 40 मीटर और चला, और फिर वो दाईं ओर मुड़ के 100 मीटर चला। तो अब दोनों के बीच डिस्टेंस कितना, 90। यानी प्रश्न में जो ये कहा गया है ना, मैक्सिमम बच्चे को 2 बार 3 बार ये क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा, तब फिर ये सही हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यथार्थ, प्रमाणिक, समानार्थक शब्द है। यथार्थ का मतलब होता है सत्य होना, ठीक है, तो प्रमाणिक का मतलब भी क्या होता है, तो सत्य होना। इसी तरीके से अगर मरीचिका की बात करें, तो मरीचिका जो है ना, रेगिस्तान में बनने वाली एक आकृति होती है, ठीक है, जो क्या कहते हैं उसको, मरीचिका रेगिस्तान में बनने वाली एक ऐसी आकृति होती है जो दूर से आप देखोगे ना तो लगेगा कि छोटा सा नदी है, लेकिन जब पास देखोगे तो वो आपको पूरा का पूरा रेत दिखेगा, यानी लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण मरीचिका बन जाती है। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, तो प्रतिबिंब कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। अब देख लो ध्यान से, ये 10 का स्क्वायर है क्या, और ये 9 का स्क्वायर है क्या, और ये 7 का स्क्वायर है क्या, और ये 6 का स्क्वायर है क्या, तो यहाँ हम 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा ना, यानी ये दोनों खत्म हो गया। अब देखो, 14 में से अगर 3 की कमी करेंगे 11, 11 में से अगर 3 की कमी कर दे तो 8, और 8 में से 3 की कमी कर दे 5, और 5 में से 3 की कमी कर दे 2, यानी ये वाली ऑप्शन कट जाएगी, और डी वाली ऑप्शन जो है ना, यही इसके लिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 28 का ए होगा नहीं बच्चा, देखो ध्यान से समझना, मरीचिका, ठीक है, याद रखोगे। रेगिस्तान में बनने वाला क्या होता है, एक प्रतिबिंब होता है। आप रेगिस्तान में जाओगे ना तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, तो एक जगह ऐसा आपको दिखेगा कि वहां पे पानी है, ठीक है, लेकिन जब उसके पास जाओगे तो पता चलेगा वहां पानी है ही नहीं। तो वो लाइट जो मारता है ना, सनलाइट जो होता है, तो दूर से देखने पे उसका जो रिफ्लेक्शन बनता है ना, उसके कारण मरीचिका बनती है। ठीक है, मृग तृष्णा होता ना तो वो भ्रांति होता, भ्रांति का मतलब भ्रम होता है। ठीक है, मृग तृष्णा होता तब। अब देख लो तो, 26 से 22 होना है, कितने की कमी हो गई, तो 4 की। 22 से 18 होना है, कितने की कमी हो गई, 4 की। 18 से 14 होना है, कितने की कमी हो गई, 4 की। तो अब 14 में अगर 4 की कमी करोगे तो 10 आएगा। 10 का मतलब पहला लेटर जे चाहिए, एक ही ऑप्शन में पहला लेटर जे दे रखा है, यानी सारे के सारे को आप काट दो, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को जो है ना, इसी को सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बना लो, यही इसके लिए ऑप्शन नंबर बेस्ट होगा। ठीक है, अच्छा देखो तो, 16 को किससे गुना किया, 2 से। 32 को किससे गुना किया, 2 से। 64 को किससे गुना किया, 2 से। 128 को किससे गुना किया, 2 से। तो अब 256 को भी किससे गुना करेगा, 2 से। तो 6 दूनी 12 का क्या हो जाएगा, 2। 5 दूनी 10, 10 एक 11 का 1 हाथ में 1, और 2 दूना 4 1 5, कितने हो जाएंगे, 512 हो जाएंगे, जो किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए, इस प्रश्न में एक कथन दिया गया है और उसके बाद 4 वैकल्पिक निष्कर्ष हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। कथन क्या है? बहुत से भाषा विशेषज्ञ उपन्यास लिखते हैं। तो उसने कहा कि जो भाषा विशेषज्ञ होते हैं ना, ठीक है, यानी जो भाषा में स्पेशलिस्ट होते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो उपन्यास लिखते हैं। अब बोला सर इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो देखो, तो कुछ भाषा विशेषज्ञ उपन्यास नहीं लिखते। उपन्यासकार का भाषा विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं। उपन्यास लिखने के लिए भाषा विशेषज्ञ बहुत उपयोगी हैं। सभी उपन्यासकार भाषा विशेषज्ञ होते हैं। तो बताइए, बहुत से भाषा विशेषज्ञ क्या करते हैं? उपन्यास लिखते हैं। यानी कि उपन्यास लिखना जो है ना, वो बहुत सारे किसके द्वारा होता है? तो भाषा विशेषज्ञ के द्वारा। यानी उपन्यास लिखने के लिए भाषा में विशेषता का होना जरूरी है। यानी आपको किसी भी लैंग्वेज में अगर उपन्यास लिखना है तो उस लैंग्वेज में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तभी आप उपन्यास लिख सकते हैं। तो कहा कुछ भाषा विशेषज्ञ उपन्यास नहीं लिखते हैं, तो वो हम नकारात्मक सोच रहे हैं। दूसरा कहता उपन्यासकार का भाषा विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ तो बोल दिया है कि बहुत से भाषा विशेषज्ञ उपन्यास लिखते हैं, यानी कि उपन्यास लिखने के लिए भाषा विशेषज्ञ होना जरूरी है। तो 2 नंबर गलत हो गया। उपन्यास लिखने के लिए भाषा विशेषज्ञता बहुत उपयोगी होती है। अगर उपन्यास लिखने के लिए भाषा विशेषता जो है बहुत उपयोगी होती तो सारे कर सकते हैं। सभी उपन्यासकार भाषा विशेषज्ञ होते हैं। अब देख लो, सभी उपन्यासकार भाषा विशेषज्ञ होते हैं, हम ये 100% नहीं कह सकते हैं। तो फिर हमारा आंसर कौन जाएगा? तो 3 इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर जाएगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को ही करेंगे। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही था। अतुल का आंसर 4 था, जो कि गलत था। देखिए, अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं। यानी कि इंग्लिश मूवी आप अगर देखोगे ना, तो वो क्या होता है, तो हिंसा से भरा होता है। कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है, और सभी को नहीं, कुछ लोगों की बात कर रहा है कि उनको इंग्लिश मूवी देखना अच्छा लगता है। अब कहता है निष्कर्ष, अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोग हिंसा अच्छी लगती है। हम ये 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते हैं। जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है वे सभी अंग्रेजी चलचित्र देखते हैं, हम ये भी 100% नहीं कह सकते हैं। तो ना तो एक अनुसरण करता है और ना तो 2 अनुसरण करता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। पंप का क्षैतिज दर्पण, तो पी अपने स्थान पे क्या होगा? पलटेगा। यू भी अपने स्थान पे पलटेगा। एम भी अपने स्थान पे पलटेगा। और पी भी अपने स्थान पे पलटेगा। 1 नंबर गलत हो गया, 2 नंबर गलत हो गया, 3 नंबर सही हो गया। तो आंसर सी होगा। और सी किस में दे रखा है बच्चे? तो सी ए में दे रखा है। तो आंसर हमारा बाबू ए हो जाएगा। यानी जब ऑप्शंस की ऑप्शंस आती है ना, तो क्वेश्चंस में आप लोग हड़बड़ाहट में गलतियां करके आते हो। तो जब भी ऑप्शंस का ऑप्शंस रहे ना, तो थोड़ा सा माइंड को जो है ना तुम फोकस करके रखो, फिर मजा अधिक है। अच्छा देखिए, क्षैतिज दर्पण चाहिए, तो एल अपनी पोजीशन बदल लेगा, आई सेम रहेगा, सी सेम रहेगा, के सेम रहेगा। तो देख लो, ये वाली तो खत्म हो गई, ये भी वाली खत्म हो गई, और ये भी वाली खत्म हो गई। किसमें है? सी में। और सी किस में है? तो बी में। तो आंसर हमारा परफेक्ट क्या हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ठीक है, तो चूंकि हमने पहले भी कहा था कि जब सिटिंग अरेंजमेंट दूंगा तो क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी कम करूंगा, क्योंकि कुछ सिटिंग अरेंजमेंट तो जल्दी बन जाते हैं, लेकिन कुछ सिटिंग अरेंजमेंट को बनाने में काफी समय लगते हैं। तो आज सिटिंग अरेंजमेंट के करीब 5 या 6 क्वेश्चन थे ना, इसीलिए आज हमने क्या कर दिया, कितना नंबर क्वेश्चन दिया? तो 35 क्वेश्चन ही दिया। ठीक है, बाकी अगर कल सिटिंग की संख्या कम होगी तो फिर से आपका सिटिंग अरेंजमेंट की संख्या कम होने के साथ ही फिर से आपकी 40 क्वेश्चन आ जाएगी। किसी दिन 45 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, नहीं बच्चे, दर्पण में पानी प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, देखिए आज का लेवल बहुत अच्छा था। हाँ, आज क्वेश्चन चुन चुन कर हम दिए ही थे। ठीक है, देखिए मिरर इमेज में क्या होता है ना, कि मिरर इमेज में राइट टू लेफ्ट परिवर्तन होता है। ठीक है, और वाटर इमेज में अप टू डाउन परिवर्तन होता है। हमेशा ये बात याद रखोगे।
यानी अगर दर्पण बोल रहा है, समतल दर्पण बोल रहा है, तो दायां वाला बायां और बायां वाला दायां जाएगा। जबकि अगर वाटर इमेज बोल रहा है ना, तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर जाएगा। यही इसकी खासियत है। तो हमेशा याद रखना, अगर दायां का बायां और बायां का दायां हुआ तो ये कैसा इमेज हो गया? मिरर इमेज हो गया। और अगर अप टू डाउन या डाउन टू अप हो गया तो ये कैसा इमेज हो गया? तो ये वाटर इमेज हो गया। बस ये बात याद रखना, दाएं बाएं पलटेगा मिरर इमेज, ऊपर नीचे पलटेगा वाटर इमेज। ठीक है। प्रीवियस ईयर भी पूछा हुआ क्वेश्चन दीजिए। अच्छा देख लीजिए कौन है रे बच्चा। देखिए पंकज गुप्ता कह रहे हैं सर प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन दीजिए। तो ये बताइए 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। ये भी आपका प्रीवियस पेपर का है। ये आपका 2008 का क्वेश्चन है। ये आपका 2018 का, 2018 का, 18 का, 2007 का, 2019 का, 2021 का, 2015 का, 15 का, 2016 का, 2016 का, 2016 का, 2016 का, ठीक है, 2005 का। तो सारा क्वेश्चन तो आपका प्रीवियस ही है। सारा क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ही दे रहे हैं, अपने मन से कोई क्वेश्चन सेट नहीं कर रहे हैं। बस प्रीवियस पेपर से निकाल करके कुछ एसएससी का क्वेश्चन ले रहे हैं, कुछ रेलवे का क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन सब में एक ही होते हैं। बस वो आप लोगों में भ्रम बैठा दिया गया है कि एसएससी का क्वेश्चन अलग होता है और रेलवे का क्वेश्चन अलग होता है। हमें तो आज तक रेलवे और एसएससी में क्वेश्चन अलग दिखा ही नहीं, बस कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, डायरेक्शन सेम, ब्लड रिलेशन सेम, क्लॉक कैलेंडर सेम, सीटिंग अरेंजमेंट सेम, सारे सेम ही होते हैं। ठीक है, तो बस एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाते रहिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। बस कंटिन्यूटी मैटर करती है। मैं अपनी कंटिन्यूटी निभा रहा हूं, आप भी अपनी कंटिन्यूटी निभाइए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए और थोड़ा सा लिंक वगैरह शेयर कीजिए अपने दोस्त यारों को, इसको थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। हम लोग फिर से कल मिलेंगे और कल आपके क्वेश्चंस की संख्या 40 से 45 हो सकती है, जैसे कि हमेशा होती थी। ठीक है, तो सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल फिर मुलाकात होगी।